हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 5वां वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत में तेंदुओं से संबंधित रिपोर्ट के बारे में। 2024 में तेंदुओं की गणना से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जहाँ पे 2022 तक की स्थिति में तेंदुओं की गणना की गई है। यह 5वां एडिशन है। इससे पहले 4 और रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुके हैं। भारत में वर्ष 2022 तक की स्थिति में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 दर्ज की गई है, जो कि कुल 18 राज्यों में फैले हुए हैं। प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूछे जाने योग्य है, वो है कि किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए हैं और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह भी तथ्य याद रखने योग्य है कि छत्तीसगढ़ इस क्रम में 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में 722 तेंदुए पाए जाते हैं या पाए गए हैं। हाल जो लेटेस्ट काउंटिंग हुई है, जो लेटेस्ट गणना सामने आई है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों तथ्य याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मोत्सव। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका मूल वास्तविक नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। 1824 का जो वर्ष है वह पूछा जा सकता है, क्योंकि 200वां जन्मोत्सव यहाँ पे मनाया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण नारा था, वेदों की ओर लौटो। ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है इन्हीं के बारे में, इन्होंने छुआछूत का विरोध किया और भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। भारत भारतीयों के लिए है। साथ ही इनकी कुछ किताबें हैं जो कि परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। इसमें से सत्यार्थ प्रकाश के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनकी जो फेमस किताबें हैं, इनमें सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य, ये तीनों नाम याद रखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सत्यार्थ प्रकाश। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें छुआछूत का विरोध, भारत भारतीयों के लिए है यह फैक्ट, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना। साथ ही इनका जन्म, इनका वास्तविक नाम, आर्य समाज की स्थापना और साथ ही वेदों की ओर लौटो का नारा, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चंपई सोरेन के बारे में। चंपई सोरेन, जिनको कि झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की पूछताछ के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था और तब चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब हेमंत सोरेन जेल से छूट चुके हैं और चंपई सोरेन ने त्यागपत्र दे दिया है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। लेकिन चंपई सोरेन के बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे कि चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है और साथ ही इनको झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। बस ये दो महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे कि चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था और चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर या झारखंड का टाइगर कहा जाता है। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के बारे में। जनवरी 2024 में अम्बेडकर जी की एक मूर्ति को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया। इस मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट है और इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किस व्यक्ति की मूर्ति को कहा जा रहा है? ठीक है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अगला है एक पोर्टल, एक वेबसाइट बनाया गया है ई समृद्धि पोर्टल। ये किससे संबंधित है? भारत में तुअर दाल या अरहर दाल की खरीदी बिक्री से संबंधित पूरा मैनेजमेंट के लिए है ई समृद्धि पोर्टल। अगला है सीबकथोर्न। सीबकथोर्न या सीबकथार्न, ये क्या चीज़ है? यह लद्दाख का एक पौधा है, एक झाड़ी है, जिसमें खाने के लिए उपयोगी बेर पैदा होते हैं। ठीक है, सीबकथोर्न क्या है? ये एक झाड़ी या एक पौधा है जिसमें बेर उगते हैं और इस सीबकथोर्न फल को लद्दाख में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है और इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में।
PM अजय। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इस योजना के बारे में एक तो इसका वर्ष पूछा जा सकता है, वर्ष 2021-22 से इसको लागू किया गया है और इसमें 3 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों को मर्ज करके नाम दिया गया है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है PM श्री के बारे में। PM श्री एक योजना है सरकार की, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसी को ही शॉर्ट में PM श्री कहा गया है। इसके अंतर्गत लगभग 14,500 मॉडल स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी आधारभूत अवसंरचनाओं सहित शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ है एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान चलाया गया है सरकार के द्वारा। क्यों? पर्यावरण के संरक्षण के लिए और वृक्षारोपण के उद्देश्य से। अब यहाँ पर ये डेट महत्वपूर्ण है, 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कुष्ठ रोग का इलाज। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन अब उपयोग में लाया जाएगा, जिसमें कि 3 दवाएं प्रमुख रूप से हैं। एक है डेप्सोन, एक है रिफेम्पिसिन और एक है क्लोफाजिमिन। इन तीनों दवाइयों का नाम भले याद न रहे, बस ये याद रखना है कि कुष्ठ रोग के इलाज से संबंधित कोई न्यूज़ आया था जिसमें कि उद्देश्य रखा गया है 2027 तक इस बीमारी को फैलने से रोकना। जैसे कि पोलियो को रोक लगा लिया गया है, पोलियो के फैलने से रोक लगा लिया गया है, उसी प्रकार कुष्ठ रोग से संबंधित या कुष्ठ रोग के फैलाव को रोकना 2027 तक। ठीक है, ये डेट महत्वपूर्ण है। कई ऐसे डेट हैं जहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि 2027 तक हो गया, 2030 तक कोई चीज़ के लिए लक्ष्य निर्धारित है, 2050 तक के लिए कोई निर्धारित है, 2047 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित है। तो ये जो स्पेसिफिक ईयर्स हैं ये महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे कुष्ठ रोग के इलाज के लिए 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है इसको फैलने से रोकने के लिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है टू किल अ टाइगर के बारे में। भारत के एक छोटे से गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म टू किल अ टाइगर, इसको जनवरी 2024 में 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, इसको भी प्राइज़ मिला नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इसको नॉमिनेट किया गया था। कौन सी फिल्म है? टू किल अ टाइगर। ठीक, इसके निर्देशक हैं निशा पाहुआ। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पुंगनूर गाय के बारे में। पुंगनूर गाय एक बहुत ही छोटे हाइट वाले गायों की एक ब्रीड है। पुंगनूर गाय ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये दुनिया की सबसे छोटी मवेशियों की नस्ल में से एक है। ठीक, पुंगनूर क्या चीज़ है? ये गाय हैं। गाय कौन से राज्य के? आंध्र प्रदेश के, और दुनिया के सबसे छोटे मवेशियों के नस्ल में से एक है। अगला है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है GI टैग के बारे में। GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को दर्शाता है। कोई किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाला कोई उत्पाद जो किसी विशेष गुणवत्ता का हो, उसे GI टैग दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में कई उत्पादों को GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी एक चावल की प्रजाति है कालो नूनिया चावल, बस इसको ध्यान रखेंगे। कालो नूनिया चावल की एक प्रजाति है, ये याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि हाल ही में फेमस कालो नूनिया शब्द किससे संबंधित है? तो चावल की एक प्रजाति है, पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेटलैंड सिटी टैग के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी टैग यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए नामांकित किया गया है। इसमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर ये 3 शहर शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रामसर स्थलों के बारे में। भारत के 2 नए स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इन दोनों स्थलों को याद रखेंगे। पहला है नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार। इन दोनों स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इस प्रकार भारत में कुल 82 रामसर स्थल शामिल हो चुके हैं। अगला है विश्व वेटलैंड दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को 5 नए स्थानों को वेटलैंड साइट्स के तौर पे
शामिल किया गया है और इस प्रकार कुल 80 वेटलैंड साइट्स भारत में हो चुके हैं। इसके बाद में 2 नए स्थलों को जोड़ा गया जिससे ये संख्या 82 तक पहुंच गई है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी तक की कंडीशन में भारत में 80 रामसर स्थल हो चुके थे। इसके बाद में 5 जून 2024 में 2 नए स्थलों को शामिल किया गया जिससे यह संख्या 82 तक पहुंच गई है। ठीक, तो जो लेटेस्ट 2 हैं इनके नाम याद रखेंगे, नागी पक्षी अभयारण्य बिहार और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार। इसके पहले के जो 5 हैं उसमें से 3 कर्नाटक में और 2 तमिलनाडु में हैं। एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण केंद्र, एक है अग्नाशिनी मुहाना, एक है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, एक है कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और एक है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। इन 5 के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ अभी जो 2 लेटेस्ट हैं उनके नाम याद रखेंगे, दोनों बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो कार्यक्रम है, इसमें कुछ जगहों और कुछ चीज़ों का उल्लेख किया गया है। एक है हूल दिवस के बारे में। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसी को ही संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह दिवस यही हूल विद्रोह है या हूल दिवस है जो कि 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एक है अराकू कॉफ़ी के बारे में। विशाखापट्टनम के अराकू वैली या अराकू घाटी में कॉफ़ी की यह प्रजाति उगाई जाती है। तो इन दोनों का नाम बस याद रखेंगे। हूल दिवस किसको कहते हैं? संथाल विद्रोह या संथाल दिवस को ही हूल दिवस कहते हैं। और अराकू किस चीज़ के बारे में है? ये कॉफ़ी की एक प्रजाति है जो कि आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में उगाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का निधन हो गया है। इस निधन पर भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। तो इनका नाम याद रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, इनका नाम क्या था? इनका नाम है सैयद इब्राहिम रईसी। अगला है, नेपाल में 100 रुपये के नोट पर उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इससे एक विवाद उत्पन्न हो गया है और इस विवाद की जो जड़ें हैं वो किस चीज़ से संबंधित है? एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, इसका नाम है सुगौली की संधि। इस संधि में नेपाल के कुछ क्षेत्रों को भारत की टेरिटरी में दिखाया गया था और नेपाल जो है वो अब इस पर क्लेम करते हुए इन क्षेत्रों को अपने नोट पर प्रदर्शित कर रहा है। बस यही विवाद है, ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है, केवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि 1816-17 के एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद यह संधि हुई थी। अगला है बाओबाब पेड़ के बारे में। यह पेड़ मुख्य रूप से मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है और ये जो पेड़ है 2000 वर्षों तक जीवन रख सकते हैं। इन पेड़ों का जीवन काल 2000 वर्षों तक हो सकता है। इसे जंगल की माँ या उल्टा पेड़ भी कहा जाता है। अगला है साल्मोनेला प्रदूषण या साल्मोनेला संदूषण के बारे में। हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ मसालों में ये प्रदूषक पाए गए हैं, इनका नाम है साल्मोनेला। विशेष रूप से MDH मसाले में यह प्रदूषक या संदूषक पाया गया था। इसका नाम याद रखिएगा। ये साल्मोनेला क्या चीज़ है, ये प्रश्न पूछ सकता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो कि खाद्य जनित बीमारियों को पैदा कर सकती है। ठीक है, तो साल्मोनेला क्या चीज़ है? ये कोई वायरस है, कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है? क्या चीज़ है? ये एक बैक्टीरिया है। इसी प्रकार से कुछ और न्यूज़ हैं। हांगकांग में एथिलीन ऑक्साइड की वजह से भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से कुछ मसालों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ था, तो इसको भी याद रखेंगे। एथिलीन ऑक्साइड यह एक हानिकारक केमिकल है जिसको कि मसालों में पाए जाने से मसालों के कुछ शिपमेंट्स को कैंसिल किया गया है। एथिलीन ऑक्साइड के बारे में याद रखेंगे। इसका उपयोग ग्लाइकॉल बनाने के लिए उपयोग होता है और यह मीठी गंध वाली और ज्वलनशील रंगहीन गैस है। यह कीटनाशकों और स्टेरलाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा साराह का प्रारंभ। सारा क्या चीज़ है? यह एक AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। यह हेल्थ से संबंधित जानकारी देने वाला एक AI इक्विपमेंट है। इसका पूरा नाम है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। इसे शॉर्ट में सारा कहा गया है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आजकल फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला है नाटो के बारे में। नाटो जिसको
4 अप्रैल 1949 को गठित किया गया था और 2024 में इसका 75वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। आपको पता है कि इसमें कुल 30 देश शामिल थे। बहुत लंबे समय तक इनकी संख्या 30 बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 32 हो चुकी है। 31वें देश के रूप में फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी और 32वां देश रहा स्वीडन। तो इन दोनों देशों का नाम याद रखिएगा। 31वां देश था फिनलैंड और 32वां देश है लेटेस्ट है स्वीडन। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है और फ्रांस यह निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्वीडन के बारे में। स्वीडन जो है वो 32वां देश है नाटो का। नाटो क्या चीज़ है आपको पता ही होगा, लंबे समय से चर्चा में था। यह एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में किसी एक सदस्य पर अगर कोई देश आक्रमण करता है तो माना जाएगा कि सभी 32 देशों पर यह आक्रमण किया गया है। इस प्रकार से यह एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है और सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे अगर कोई वॉर की सिचुएशन आ जाती है। मैंने बताया था 31वां देश फिनलैंड है और 32वां देश स्वीडन। अगला है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनका नाम याद रखेंगे। अलग अलग देशों के जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जब यूएई की यात्रा की उस समय राष्ट्रपति से मिले थे और राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत और वैश्विक व्यापार में अगर देखें तो 3 महत्वपूर्ण देश हैं जो कि भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार हैं। इसमें सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चाइना, सेकंड है यूएसए और थर्ड है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। अगला है नाइट्रोजन से दुनिया में पहला मृत्युदंड दिया गया है जो कि अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के अलाबामा में एक व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस सुंघा करके मृत्युदंड दिया गया है और यह दुनिया में पहला मामला है। ठीक, तो बस इतना याद रखेंगे कि नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड देने वाला कोई एकमात्र देश कौन सा है अभी? अमेरिका। और अमेरिका के भी इस शहर का नाम याद रखिएगा, अलाबामा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका के किस शहर में या किस राज्य में दीपावली पे हॉलीडे दिया गया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओपेक के बारे में। ओपेक क्या चीज़ है? यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। हाल ही में इस समूह में एक देश था अंगोला, इसने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है और इस प्रकार अब केवल 12 देश ओपेक समूह में शेष बचे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अंगोला। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।